बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आपको प्रोग्राम सच के साथ में खुशामदीद कहते हैं। साफ और शफाफ इंतखाबी निज़ाम इसलिए भी ज़रूरी है कि हमने देखा है कि इस मुल्क में साल हा साल इलेक्शंस होते रहे हैं। जो जमात इलेक्शन जीतती है वो भी धांधली का इल्ज़ाम लगाती है और जो इलेक्शन हारती है वो भी धांधली का इल्ज़ाम लगाती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि उस इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली जो हुकूमत होती है उस पर 5 साल तक मुसलसल ऑपोजिशन की जानिब से यही इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि धांधली के ज़रिए में ये हुकूमत कायम हुई है। हमने देखा है माजी में कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, लेकिन जिस जमात की भी इन दोनों जमातों में हुकूमत आई है उन्होंने एक दूसरे पर धांधली का इल्ज़ाम आयद किया है। फिर इस मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात भी होते रहे हैं, उन ज़िमनी इंतखाबात में भी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगते रहे हैं। तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में नहीं थी और 2013 के इंतखाबात हुए थे तो उसमें भी धांधली के इल्ज़ामात लगे थे, लेकिन उसके बाद 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो उसने ये फैसला किया कि वो इंतखाबी इस्लाहात करेगी। याद रहे कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पहले भी ये कह चुकी थी कि इंतखाबी इस्लाहात नागुज़ीर हैं। मीसाक़ जमहूरियत जो लंदन में दोनों जमातों के दरमियान साइन हुआ था उसमें भी यह तय किया गया था कि इस्लाहात की जाएंगी, लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत आई। दोनों हुकूमतों ने और दोनों जमातों ने इस हवाले से कोई संजीदा इक़दाम नहीं किया। अब जब हुकूमत बार बार अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देती है और कहती है कि इस्लाहात किए जाएं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस्तेमाल की जाएं, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए ताकि निज़ाम साफ और शफाफ हो, तो उस पर भी अपोजिशन मोतरज़ है। आज तक अपोजिशन ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं किए, हालांकि बारहा हुकूमत अपोजिशन को इस हवाले से मुज़ाकरात का कह चुकी है और ये इस बुनियाद पे भी हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि दोनों अपोजिशन की जमातें हमेशा से ये कहती रही हैं कि हम इस्लाहात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक तो मुज़ाकरात से भी राह फरार इख्तियार किया हुआ है अपोजिशन ने, दूसरी तरफ वो इस्लाहात करने से भी गुरेज़ा हैं। ये जो मौजूदा एक सूरत हाल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की और हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ की, इसी पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी जनाब अफजल खान। अफजल खान साहब, बहुत खुश आमदीद कहते हैं आपको इस गुफ्तगू में। अफजल खान साहब, ये जो सूरत हाल है कि हुकूमत इस्लाहात का कहती है, दोनों जमातें जो मेन जमातें हैं अपोजिशन की वो इस्लाहात पर बात नहीं करती, हालांकि पहले ये दोनों दावे करते रहे हैं कि हम तो शफाफ निज़ाम चाहते हैं, लेकिन अमलन वो ऐसा नहीं कर रहे। इससे कौन एक्सपोज हो रहा है आपके ख्याल में? बात यह है कि जो भी हुकूमत आती है इकबाल, उसकी अपना मंशूर और अपना प्रोग्राम होता है, और जब वो हुकूमत में आए तो उसकी ऑब्लिगेशन होती है कि जो उसने प्रोमिस किए वो फुलफिल करें। अब कोई उसको पसंद करे या नापसंद करे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो किसी के फ़ायदे में है किसके नुकसान में है, लेकिन अगर आपने कहा था कि हम न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन बनाएंगे, अगर आपने कहा था कि जैसे क्रिकेट की दुनिया में हमने सारी दुनिया में न्यूट्रल एम्पायरिंग करवाई, ऐसे पाकिस्तान में भी कराएंगे, तो अब उसकी तरफ इन्होंने पहली दफ़ा पहला कदम बढ़ाया है और इस सिलसिले में किसी की पसंद नापसंद के बजाय उनको अपने वादे पूरे करने चाहिए, इसलिए कि ये इट विल गो लॉन्ग वे इन दी प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। देखें, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? जमहूर की आवाज़। लेकिन जमहूर की आवाज़ आज देखें जावेद इकबाल, ना आप इलेक्शन लड़ सकते हैं ना मैं। पाकिस्तान के तकरीबन हाईएस्ट ओहदे से मैं रिटायर हूँ, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता इलेक्शन लड़ने का। पैसे वाले इलेक्शन लड़ते हैं, मैं और आप तो नहीं लड़ सकते, हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये जो सिस्टम बनाया गया है, इस सिस्टम में फिट ही सिर्फ वो होता है जिसकी बहुत गर्दन मोटी हो, जिसके पास नाजायज़, जिसके पास पैसा हो, खुफिया पैसा, वो जो डर्टी मनी हो, वो जो इलेक्शन खरीद सके। अब बात पाकिस्तान में इलेक्शन हुए और इन इलेक्शंस में अल्लामा इकबाल का बेटा जिससे हारा, उसका आपको नाम भी नहीं आता होगा, ना मुझे आता है, कोई टॉम डिक एंड हैरी होगा, और उस पर एक मुस्लिम लीग भी बड़ा रो रहा था फिजिकली। बात यह है, उसके बाद उसके पोते के साथ जिस बंदे ने इलेक्शन लड़ा लाहौर में और वो उससे जीता, क्या मतलब है? वो लोग पॉपुलर हैं क्या? नहीं, दे नो हाउ टू स्क्वीज एंड हाउ टू विन एंड हाउ टू स्टील द इलेक्शन। ये मैं नहीं कहता, ये स्टीलिंग ऑफ इलेक्शन ये शाहिद खाकान अब्बासी ने टीवी टॉक शो क्या में आता है कि इलेक्शन कैसे चुराए जाते हैं।
अभी अगर आप इलेक्शन में चुराने वाले रास्ते बंद करना चाहेंगे तो जो लोग चोरी करके इलेक्शन जीते थे वो आपके साथ क्यों कोऑपरेट करें? वो पागल हैं। लेकिन आपने वो काम करने हैं जो सही हैं, ठीक, जो पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, जमहूरियत के लिए, उसकी रूह के लिए ठीक, वो ज़रूरी है। वो जरूरी अफजल है। खान साहब, लेकिन अब आप ये फरमाइएगा कि हमें कितनी लेजिस्लेशन की ज़रूरत है जो इस वक्त हम एक निज़ाम से गुजर रहे हैं कि जिस निज़ाम में इलेक्शन होते हैं, पार्टी जीतती है, जो हारती है वो धांधली के इल्ज़ामात लगा देती है, संजीदगी से अपोजिशन वाले हुकूमत से नहीं बैठते। हमें कितनी को लेजिस्लेशन चाहिए हुकूमत को कि हम इस करप्ट निज़ाम से निकल सकें, यानी वो निज़ाम जिस पर हमेशा से, करप्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस पर हमेशा से सवालात उठते रहे हैं। बात यह है कि हमारे इस वक्त के इदारे, हमारे इदारों को ऐसे बनाया गया है कि वो आइन के मुताबिक चलने के बजाय सियासी वो लोग जिन्होंने उनको यहाँ तक पहुँचाया होता है उनकी मर्जी और मंशा पे चलते हैं। एक तो हमारे इमरान खान से हमारी ये ख्वाहिश होगी और ये अपील होगी कि वो ऐसे लोगों को ना लेकर आएँ जो तारीक इंसाफ के दोस्त हों, वो ऐसे लोगों को लेकर आएँ जो मैन ऑफ कैरेक्टर हों, मैन ऑफ वर्ड्स हों, मैन ऑफ ऑनर एंड ऑनेस्टी हों, किसी के भी ना हों। जैसे आपने देखा है कि हमारे भगवान दास टाइप के लोग पाकिस्तान में कमी है, नेक लोगों की, अच्छे लोगों की, अखलाक वाले, किरदार वाले लोगों की कमी, कोई कमी नहीं है। उन लोगों को लाया जाए ताकि वो ना हुकूमत की मर्जी पे चलें, ना अपोजिशन की मर्जी पे चलें। जो देखें, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। हमारे कानून में है कि अगर कोई बंदा MNA, MPA या सेनेटर फौत हो जाए तो 60 दिन के अंदर अंदर वो सीट फिल की जाएगी, बिल्कुल क्लियर कट। अच्छा, अब यह है हमारे यहाँ 2 बंदे ऐसे थे कि उन्होंने बिल्कुल हल्फ नहीं लिया, उठाया, इतने सालों साल गुजर गए। बिल्कुल ठीक। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को किसने रोका था कि उनको बुलाया जाए कि देखो कानून के मुताबिक हम किसी भी हल्के को बगैर रिप्रेजेंटेशन के नहीं रख सकते, अगर बंदा फौत भी हो जाए। ठीक, ये तो फौत होना तो हक नुमाइंदगी से महरूम कर रहे हैं ना हाँ, आप वहां के अवाम को हक अब नुमाइंदगी से 3 महरूम साल कर रहे हो गए, 3 साल से एक बंदा वो नहीं ले रहा। और वो आप अगर इलेक्शन कमीशन उसको कौन सी किताब में लिखा है कि वो नहीं उसे बुला के कह सकती कि या आप देखें इस कानून के मुताबिक हम 60 दिन से ज़्यादा नहीं, 61वें दिन उसको बुलाएं कि या आप हल्फ लें या हम नहीं। ये कानून मौजूद था कि ये अभी जो तरमीम जो तजवीज़ की गई हैं उसमें ये आया है। अब तो मजबूरन आया ना कि उसको मजबूर किया जाए कि वो करे। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि अगर ये कानून ना भी हो ठीक, तो उसके अंदर लिखा हुआ है, लॉजिकल है, मंतकी बात लॉजिकल है है, कि बिल्कुल भाई सही कह रहे आए हैं, या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हल्फ लें या हम दोबारा सीट को दोबारा ओपन करते हैं इलेक्शन। अच्छा, वो नहीं किया उन्होंने, तो इसलिए अब लेजिस्लेशन पे मैं यही बात कर रहा हूँ। लेजिस्लेशन होनी चाहिए। अब जैसे आज ही एक बहुत अच्छा केस का दादू के सेशन जज ने फैसला किया है, जो सिटिंग बात यह है कि आपने देखा है कि ये सिटिंग MNAs, सेनेटर, MPAs, ये हमेशा ऐसे बड़े बड़े जो सरदार और जो अपने अपने इलाकों की जो डॉन्स होते हैं वही क्यों बनते हैं और क्यों बनना चाहते हैं? ताकि वो कानून को, वो सिस्टम को शिकस्त दे सकें और वो उनके ऊपर प्रिवेल कर सकें। मैं उस सेशन जज के लिए दुआ करता हूँ कि जिसने वो आज का फैसला सुनाया है, वो जो एक छोटी सी बच्ची है जिसके दादा को, चचा को और बाप को किसी ने कत्ल किया और वो लोग असेंबली में बैठे हैं। बात यह है 2 MPs थे जिनको उन्होंने, अभी कल परसों में लेजिस्लेशन होगी और उस लेजिस्लेशन में ये भी लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि हमारा जो रिटर्निंग अफसर होगा वो इस तरह का कोई आदमी जिसकी कम से कम MA की एजुकेशन ना हो। कि आपको पता है ये VVIP पोजीशन होती है, जो आपके पास कार्ड आता है ये MPA, MNA या सेनेटर का, यू बिकम एन VIP। अगर आप अनपढ़ हैं, वो जो डॉन है, करप्ट आदमी है, पैसे वाले हैं, उस पे अगर आप तालीम याफ्ता नहीं है तो सारी दुनिया में लोग जाते हैं। हमारे एक इलाके का एक MNA था, वो सीनियर बुश के ज़माने में बेनज़ीर के साथ गया था और उनने वहाँ पे जॉर्ज बुश को कहा कि मेरे भतीजे को कमिश्नर बनाओ। और वो बंदा बुश कमिश्नर के नाम से मशहूर रहा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा तारीखी वाक़या है। अब आप ऐसे लोग, लेकिन अब उसके लिए मैं लेजिस्लेशन की बात कर रहा हूँ, कम से कम MA की एजुकेशन हो, उसके ऊपर कोई 302, 304 या कोई हीनियस क्राइम का केस ना हो। अच्छी रिप्यूट कमा, अच्छी रिप्यूट। देखो 62, 63 में ऑलरेडी लिखा है लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। इसके लिए आप सिंपल लेजिस्लेशन करें कि इन फ्यूचर नोबडी लेस देन
मास्टर्स फ्रॉम एनी रिगिंग कैसे खत्म हो? हाँ। रिगिंग, ये जो मामला है धांधली वाला, रिगिंग जावेद इकबाल दो जरिए से होती है। ठीक। वो जरिया ये होता है कि कैंडिडेट जो है, जो माल वाला है, जिसके पास कातिल हैं, जिसके पास गुंडे हैं, जिसके पास बदमाश हैं, वो पोलिंग जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है वो कौन होता है? स्कूल का मास्टर या हेडमास्टर। ठीक। वो उसके मुकाबले का, शहबाज शरीफ के मुकाबले का नहीं है। अच्छा, आपने अगर उसको खरीद लिया, यानी आपने प्रिजाइडिंग अफसर को खरीद लिया, ठीक, और रिटर्निंग अफसर को खरीद लिया। आपको ये तो याद होगा कि जरदारी साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की थी कि दैट वाज द इलेक्शन ऑफ आरओज, और बिल्कुल सही कहा था उसने। आरओज ने जब एक दफा रिजल्ट चेंज कर दिया आपका, तो आप फिर अदालतों में सालों साल फिरते रहे, वो दूसरा आदमी जो है धांधली वाला। तो धांधली बंद करने के दो तरीके हैं। प्रोरागेटिव है रिजल्ट जमा करने का प्रिजाइडिंग अफसर को। ठीक है, प्रिजाइडिंग अफसर ने रिजल्ट कैलकुलेट किया, अगर वो एक दफा इसमें धांधली कर दे, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं कि सरगोदा में 779 वोट से एक बंदे ने लिए। अच्छा, तो रिटर्निंग अफसर चूंकि किसी को जितवाना चाहता था, तो वो ग्रैंड टोटल उसे बन नहीं रहा था। और ये याद रखें कि एक पोलिंग स्टेशन में मैक्सिमम वोट 2000 होते हैं। ठीक, हर पोलिंग स्टेशन में 2000 से ज्यादा उसमें हम डालते ही नहीं है, इसलिए कोई मैनेजेबल नहीं होता। अच्छा, तो वो रिटर्निंग अफसर ने उसको 7779 कर दिया, जब बाद में बड़ी मुश्किलों से, ठीक है, जब उसे कहा गया कि यार इस प्याले में चाय जो आती है वो 2 औंस है, 20 औंस नहीं आ सकती, चाय आपने कैसे डाल दी? कैसे डाल दी? ठीक है, बिल्कुल सही। इसमें रिटर्निंग अफसर का भी ये इख्तियार खत्म करना होगा, ठीक हो गया, कि वो ये मैनिपुलेट कर सके, और प्रिजाइडिंग अफसर का भी, और उसके लिए ईवीएम की जरूरत है। ओके, सही है। अब ईवीएम, अच्छा, अब ये लेकिन जो ईवीएम पे ऑपोजिशन के एतराज़ात हैं, वो एतराज़ात, उन एतराज़ात में कितना वजन है? और आपने इलेक्शन कमीशन को भी मजबूत करना है और आपने निज़ाम को भी महफूज बनाना है, ये होगा कैसे? जावेद इकबाल, एक बात याद रखें कि पहिया इजाद हो चुका है, उसको दोबारा इजाद करने की ज़रूरत नहीं। ईवीएम आज से 50 साल पहले इजाद हुआ, फिर सबसे पहले हमारे पड़ोस इंडिया ने उस पर काम किया और बड़ा अच्छा उस पर काम किया। सारी दुनिया के इस वक्त 70-80% ममालिक में ये काम कामयाब है। ठीक, अच्छा, उसमें ये लोगों को पसंद क्यों नहीं है? जो लोग एतराज़ कर रहे हैं ना, मैंने आज तक उनसे पूछा कि यार मुझे, कल भी एक टीवी वाले कर रहे थे कि यार आप जरा टॉक शो करें, मैंने कहा मेरे दांत में दर्द है, लेकिन उसने कहा अच्छा चलो मम्मी तो समझा दें, ठीक, कि जी इसमें ये, मैंने कहा आप बताएं इसमें क्या खराबी है? उसने कहा जी इसमें सीक्रेसी की खराबी है। मैंने कहा सीक्रेसी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जी इसको हैक हो सकता है। मैंने कहा इसके साथ इंटरनेट का वास्ता और ताल्लुक ही नहीं, तो हैक कहाँ से हो सकता है? फिर और कोई चीज़ बताओ। उसने कहा और चीज़ हम देखते हैं, फिर अगर कोई है तो अभी आप भी मुझे बताएं कि उसमें अगर कोई वैलिड एतराज़ है। देखिए, मैं इलेक्शन के प्रोसेस को सही करने के बारे में तो हर एक चीज़ के साथ हूँ, लेकिन उसको ख़राब करने में अल्लाह की कसम किसी का भी साथ नहीं दूंगा, ना गवर्नमेंट का, ना अपोजिशन का। अच्छा, और एक चीज़ याद रखें कि ये हमने आज से 10-11 साल पहले बनाया, ट्राई किया, और कॉमसेट ने इसको बना के दिया हमें। अच्छा। और बहुत से इदारों ने हमें बना के दिया। हमने इसको इलेक्शन कमीशन में इसका तमाम सियासी जमातों को दिखाया, और सिर्फ दिखाया नहीं, हमने यूएनडीपी की मदद से इसको ट्राई भी किया, टेस्ट भी किया। अच्छा। और कैसे टेस्ट किया कि पेपर का निज़ाम चलता रहेगा, लेकिन कुछ पोलिंग स्टेशन पे हमने उसके साथ साथ ये मशीन भी रख दी कि हम लोगों का वो रिस्पांस देखें, रिएक्शन देखें, उसकी कैपेबिलिटी देखें, इसलिए कि लोगों ने कहा कि जी ये मुश्किल है। हालांकि कागज़ वाला मुश्किल है, ये बहुत आसान है। ये आसान है। इसमें सामने निशान लगा हुआ है, उस निशान का बटन दबाओ, उधर वोट चला जाएगा। तो फिर उस वक्त उन्होंने कहा जी वोट चला जाएगा, पता नहीं गया भी है कि नहीं। तो उसके साथ अभी ये अमेरिका में भी हुआ है और रिसेंटली इंडिया में भी हुआ है। इसको वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल कहते हैं, वो इन मशीनों में भी है। ये, और उसमें सबसे अच्छी मशीन उस वक्त जो मुझे लगी थी, ब्रिगेडियर थे नादरा के चेयरमैन भी रह चुके थे, उनकी मशीन थी और बड़ी ज़बरदस्त थी। और ये इसमें कोई ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं है। एक तो चीज़ हैक करने वाली बात बहुत से लोग करते हैं यार, उसका इंटरनेट के साथ ताल्लुक लिंक ही नहीं है। ठीक है। फिर मैं मिसाल देता हूँ कि आप जब किसी सुपरमार्केट में जाते हैं और सौदा खरीद के वो आपको
उसमें सारे वो चीज़ें निकाल के दे देता है आपको, रसीद उसकी पकड़ा देता है, आप पैसे जमा कर देते हैं। तो मैंने कहा कि कोई भी तरीका आपके पास है कि अगर 5,000 का वो हो बिल, आप उसको 2,500 का बनवा दें, हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है। अगर उसमें कोई खराबी होती, और एक एक मशीन में सबका डेटा नहीं होता, ठीक है। जैसे आप एक सुपर मार्केट में जाते हैं सही है। तो उसमें जो उसकी इन्वेंट्री है उसी का डेटा होगा, तो इसमें तो इन्वेंट्री उससे भी कम है, 2,000 से कम वोटर उसमें हर एक मशीन में होते हैं। ठीक। तो उसमें आप मुझे ये बताएं कि क्या कैसे किया जा सकता है। आज मैं किसी का बंदे की बात सुन रहा था कि जिसका हार्डवेयर खराब है, इसका सॉफ्टवेयर खराब है और इसमें चिप लगी हुई है। ठीक। वो भाई चिप किसे कहते हैं? चिप ये जो आपके एटीएम कार्ड के ऊपर वो छोटी सी वो चीज़ होती है, या आपके CNIC पे आजकल वो जो एक चिप है, उस चिप में आपकी हिस्ट्री लिखी होती है और क्या होता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है वगैरह वगैरह। इस मशीन में ऐसी कौन सी चीज़ है कि आप उसके साथ उससे नाजायज़ फ़ायदा उठा सकें? हाँ, ये नाजायज़ फ़ायदा आप उससे नहीं उठा सकते। हमारे दौर में ठीक इलेक्शन हुआ था नॉर्थ वजीरिस्तान में, और उसमें उस वक्त ये तालिबान वगैरह ने ठीक हमारे 2 प्रिजाइडिंग अफसर जिन्होंने इनकी बात नहीं मानी, उनको कत्ल कर दिया था। ठीक। अब बात यह है कि हर आदमी तो खड़ा भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। जैसे वो फरा शाह ने एक खातून प्रिजाइडिंग अफसर को, जो मजिस्ट्रेट क्लास 1 होती है, बिल्कुल, उसको थप्पड़ मार दिया था, थप्पड़ मारे थे। तो मुझे ये बताएं कि इस मशीन को आप ना तो उसको तालिबान धमकी दे सकते हैं, ना MQM धमकी दे सकती है, ना फरा शाह धमकी दे सकती है। वो पुरानी वाली MQM जो थी, जाहिर है, जो उस जमाने में, अब तो MQM उस जमाने में आपको पता है कैसे वोट डाले जाते थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अफजल खान साहब। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। तूने इस्लाम का बोलबाला किया, हर कयामत को हंस हंस के टाला किया। तूने उन जुल्मतों में उजाला किया जिनको सदियों से अफरंग ढाला किया। तूने उन रास्तों को उजागर किया जिन पे सिद्दीक व फारूक चलते रहे। तूने उन काफिलों को खरामा किया जो पड़ाव पे पहलू बदलते रहे। बहरे हस्ती में इस्लाम की लहर था, कायदे हिंद क्या कायदे दहर था। एक बेदाग आईना सीरत तेरी, सल्तनत का सहारा था कुव्वत तेरी। सारी मिल्लत की हशमत थी शौकत तेरी, पाक फितरत तेरी नेक नियत तेरी। आफताबे जहां ताब तेरी शुआएं अबद तक फिजाओं में लर्जा रहें। तेरा चेहरा अबद तक फिरोजा रहे, तेरी आंखें अबद तक दरख्शां रहे। बहरे हस्ती में इस्लाम की लहर था, कायदे हिंद क्या कायदे दहर था। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 11 सितंबर कायद आज़म का यौम वफ़ात अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के एक अजीम लीडर थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के उसूल बनाए थे, दियानत, मेहनत, वफ़ाशारी और अज़्म। बहुत से जो बाहर के रहनुमा थे उन्होंने उनकी शख्सियत के हवाले से भी बहुत बातें की हैं। एक तारीखदान स्टैनले वुलपर्ट जो कि मुसन्निफ़ भी हैं, उन्होंने कायद आज़म के हवाले से उनकी सियासी जद्दोजहद की कामयाबी पर तारीख़ी अल्फाज कहे थे और उनका कहना था कि चंद एक अफराद तारीख़ का धारा कामयाबी से बदलते हैं, बहुत ही कम दुनिया के नक्शे में तब्दीली लाते हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा रहनुमा हो जिसने कौमी रियासत को तश्कील दिया हो। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तीनों काम भरपूर तरीके से सरअंजाम दिए। ये तो एक मुसन्निफ़ थे जिन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में इस किस्म के तारीख़ी अल्फाज कहे। बहुत से आलमी रहनुमाओं ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी बसीरत और उनकी शख्सियत के हवाले से क्या कहा, आइए आपको एक झलक दिखाते हैं।
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत और उनकी सियासी बसीरत पर बात करने के लिए हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज़ तारीख़दान जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, आप फरमाइएगा कि कायद-ए-आज़म का जो पाकिस्तान था उसकी फ़िक्री और नज़रियाती असास क्या थी? आपका बहुत शुक्रिया जनाब। ज़ाहिर है कि अमूमन हमारे यहाँ जो सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव और लिबरल तबका है चंद एक, और हमारे पड़ोसी मुल्क में लोग वो शायद ये ख्याल करते हैं कि हमारी कोई फिक्री कोई असास नहीं थी, जबकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान जो है बेशुमार लोगों ने सर सैयद से लेकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तक बड़े सोचो बाजार के बाद, तफक्कर के बाद, फिक्र के बाद तब जाकर ये सोचा कि हिंदुस्तान में हमारे मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पा रहा है, और उसका जो इंतहा पहुंची वो करारदाद लाहौर तक। कायद-ए-आज़म को तकरीबन 34 साल लग गए इस बात तक मानने के लिए कि हमारे पास और कोई हल नहीं है कि हिंदुस्तान में हमें एक अलहदा इस्लामी मुल्क चाहिए, सेपरेट स्टेट फॉर द इंडियन मुस्लिम चाहिए। तो ये जो क्यों चाहिए, सवाल ये है कि क्यों चाहिए। वो इसलिए चाहिए कि जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था उसमें मुसलमानों के ना ही माशी, ना माशरती, मजहबी और सियासी जो मफादात थे उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा था, और वो जो अंग्रेज़ जो डेमोक्रेसी जमहूरियत का निफाज कर रहा था, अगर उसके अंदर जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि पावर शेयरिंग फार्मूला आ जाए, मुसलमानों के उनके मफादात का किसी तरह तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, तो वो नहीं हुआ। तो तब करारदाद लाहौर की तरफ हम गए और एक अलहदा मुल्क का मुतालबा किया। अगर इससे पहले अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में भी यही बात कह दी थी कि नॉर्थ वेस्ट में हमें मुसलमान अक्सरियती सूबों में मुसलमानों का एक मुल्क लेना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें बहुत कम ऐसे लीडर होते हैं जो अपनी ज़ाती और पेशावराना ज़िंदगी को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, कुर्बान कर देते हैं अपनी सियासत के लिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में ये खुसूसियात बदरजा अतम मौजूद थी। आज की जो सियासी लीडरशिप है उनकी ज़िंदगी से उनके लिए क्या सबक है? बहुत अच्छा, एक तो आपने आगाज़ बहुत अच्छा स्टेनले वॉलपट से किया था कि ऐसा शख्स जो 3 बहुत बड़ी बातें कर दे। और फिर ये जो सवाल आपका बड़ा रेलेवेंट सवाल है, मैं ये समझता हूँ कि बदकिस्मती से हमारी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में बहुत चंद ऐसे बड़े सियासी लीडर्स गुजरे हैं जिन्होंने कायद-ए-आज़म के फरमूदात, इरशादात और उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करने की कोशिश की है। ताहम फिर भी मैं ये समझता हूँ ये जो आज हम रियासत मदीना का तस्वर लिए बैठे हैं और देते हैं, और ये एक वही बात है जो कायद-ए-आज़म ने 11 अगस्त की जो तकरीर थी उसमें उन्होंने निशानदेही की, और उन्होंने यही वाज़े करना चाहा कि अगरचे हम हिंदुस्तान में रहना चाहते थे, पाकिस्तान
मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है, और यहाँ पर वो वाला तस्वर होगा जो मिसाक मदीना वाला होगा, खुतबा हजतुल विदा वाला होगा। तो जो भी शख्स इन इन फरमूदात को, इस तरह के ख्यालात को लेकर चलेगा और उस तरह का किरदार दिखाएगा, ना बिकेगा ना झुकेगा, ना गैरों के आगे ना अपनों के आगे, और ना ही वो लोगों का मोहताज होगा, अपने आप पर भरोसा करेगा, ईमानदारी का मुजाहरा करेगा। तो मैं ये समझता हूँ हमारी कौम बदकिस्मती से पाकिस्तान जब बना तो हम कौम थे, बाद अज़ा हम बतदरीज टूटते चले गए। अब भुट्टो के दौर में एक मौका मिला था कौम बनने का और बने। अब दोबारा इमरान खान साहब की सूरत में जिस तरह वो एक करिश्मेटिक लीडर हैं, जिस तरह जिन्ना थे करिश्मेटिक लीडरशिप उनके अंदर मौजूद थी, इसी तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर में मौजूद है। तो हम उम्मीद करते हैं, और जाहिर है बहुत सारे लोगों ने उन्हें वोट भी दिया और उनको सपोर्ट भी करते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा कायद आजम के, मैं ये समझता हूँ कि उनके इरशादात को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, समझें और उन पर अमल करें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला साहब आपका। यकीनी तौर पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ऐसे दौर में जन्म लिया था जब चाणक्य और मैकावली के फ़लसफ़े थे, दरोग गोई वाले फ़लसफ़े थे, लेकिन एक ऐसे दौर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दियानत और अमानत और अज़्म और वफ़ा शारी का अलम बुलंद किया और पूरे बरसग़ीर के मुसलमानों को उन्होंने यकजा किया और एक बहुत बड़ी तहरीक बपा कर दी। यही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत थी और यही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी बसीरत थी। आज की लीडरशिप जो है उनके विजन से बहुत कुछ सीख सकती है। एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। कल और आज वही मोतबर अंदाज, मगर जदीद तकाजों के साथ नए चैलेंजेस। अमन हो या नामुसाइद हालात, हम रखेंगे आपको बाखबर, लम्हा ब लम्हा कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ। शामिल होंगी बुलेटिन्स में इकोनॉमिक अपडेट्स और खेल के सनसनीखेज मुकाबलों की रिपोर्ट्स, काबीना के अहम फैसले, पार्लियामेंट की कार्रवाई और आपके हलकों के अवामी नुमाइंदों से जुड़ी सरगर्मियों का अहवाल। आप रहेंगे आगाह तालीम और सेहत से मुतालिक जदीद रिसर्च और खबरों से। हम करेंगे जराइम के पीछे छुपे चेहरों को भी बेनिकाब। पीटीवी का मिशन सच जिम्मेदारी के साथ। प्रोग्राम नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत पुरएतमाद नज़र आती है कि मईशत के लिए किए गए उसकी जानिब से इक़दामात के नतीजे में अब पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की जानिब रवां दवा है। रवां माली साल के दौरान FBR की जानिब से जो टैक्स कलेक्शन हुई है उसके हवाले से भी कहा गया है कि ये एक रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन है। 850 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ है और इसके नतीजे में IMF के सामने भी पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो काफ़ी मुस्तहकम दिखाई देती है, यानी इत्मीनान बख्श सूरत हाल है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि टारगेट जो था वो FBR का बहरहाल 690 अरब रुपए का था, लेकिन 160 अरब रुपए ज़ायद इकट्ठे किए गए हैं। इसके साथ साथ इस तवक्को का भी इजहार किया जा रहा है कि जो IMF की जानिब से 5.8 ट्रिलियन का जिन महासिल का एक हदफ रखा गया था वो हदफ भी पूरा हो जाएगा। इसी का नतीजा है कि हुकूमत पुरएतमाद दिखाई देती है। आज वफाकी वज़ीर असद उमर ने कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अली हैदर जैदी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ थे। उन्होंने कराची के हवाले से बड़े मंसूबों का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कमिटमेंट की थी, जो वादा किया था कराची के साथ, उस हवाले से 5
जो बड़े मंसूबे हैं वो इस वक्त कराची में जारी हैं। कराची में तकरीबन 60 किलोमीटर की सड़कें बनाई जा रही हैं। इसके साथ सर्कुलर रेलवे का जो मंसूबा है 29 किलोमीटर का रास्ता जो है वो ज़मीन से ऊपर बनाया जाएगा। फिर इसके साथ साथ उन्होंने कराची के अवाम को खुशखबरी भी दी, और वो खुशखबरी थी ग्रीन लाइन बसों को, क्योंकि कराची में ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा मसला है। असद उमर ने ऐलान किया कि अक्टूबर तक ग्रीन लाइन बसों का आगाज़ हो जाएगा। 40 बसों से इस मंसूबे का आगाज़ होगा, और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो सर्कुलर रेलवे का मंसूबा है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला हिस्सा है, इसकी वज़ीर आज़म सितंबर में, यानी 30 सितंबर से पहले पहले वज़ीर आज़म इमरान खान इसका इफ्तिताह भी करेंगे। माशी हालत पे और कराची के लिए जो मंसूबे जारी किए गए हैं और जो जारी हैं इस वक्त, उन पर बात करने के लिए हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर और माशी तज्जियाकार जनाब शमसुल इस्लाम खान। खान साहब, सबसे पहले तो आप ये फरमाइएगा कि ये जो असद उमर साहब ने मंसूबों का ऐलान किया है, कराची में ज़ाहिर है मसाइल तो हैं, एक तो ट्रांसपोर्ट के भी बड़े मसाइल हैं, पानी के भी बड़े मसाइल हैं, किस हद तक इत्मीनान बख्श है कराची के लिए ये सारे मंसूबे? शुक्रिया जावेद साहब। देखिए, होता ये है कि आपको पता है कि कराची जो है तकरीबन पूरे पाकिस्तान का अगर देखें तो उसका जो है 51% एक्सपोर्ट्स करता है, और पाकिस्तान का जो टैक्स जो जाता है वो तकरीबन अराउंड 60% कराची से जाता है। तमाम शहरों से कंपेयर करें तो कराची का जो है एक्सपोर्ट्स भी सबसे ज़्यादा है, 51% एक्सपोर्ट हुई, तो तकरीबन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कराची से हुई $13 बिलियन की, और इसके अलावा टैक्सेस का भी। लेकिन इसके बावजूद जो है अगर हम देखें गुज़श्ता सालों में तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक तरह से आपकी मईशत के लिए सुपर हाईवे रोड का काम अंजाम देता है कि वहाँ पर आपकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, आपका जो है जितना जो लोग रह रहे हैं उनको बेसिक जो उनकी नेसेसिटीज़ हैं, जैसे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मिलनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कराची को जो है कुछ नहीं दिया गया। यहाँ पर डिस्पाइट इसके कि 95% टैक्सेस जो है सूबे को दिए जाते हैं, कराची से मिलते हैं, और उसके बावजूद यहाँ पर पीने के पानी का एक भी रिजर्वायर नहीं है। जो 2.5 से 3 करोड़ की आबादी है उसको पीने का पानी जो है आप कैंचर झील से दे रहे हो या आपको हब रिवर से आता है, जबकि दुनिया का ये असूल है कि वहाँ पर जो है एटलीस्ट पानी का जो है रिजर्वायर जो है शहर के अंदर होने चाहिए, वो भी हमने देखा नहीं है। फिर ट्रांसपोर्ट का अगर आप देखें तो वो भी हमारे जो लोग जो फैक्ट्री में आने वाले हमारा स्टाफ ट्रैवल करता है तो वो तो नामुमकिन है कि किस हालत में वो सफ़र करते हैं, तो उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ। मुसलसल वादे आए, हम कई सालों से सुन रहे हैं कि मुख्तलिफ सूबाई वज़ीर भी आके मीडिया पे बयानात देते थे कि अब गाड़ियाँ आ रही हैं, अब गाड़ियाँ आ रही हैं। तो हमें तो ये लगता है कि जो वो 71 में जो है वो 7वां बेड़ा आ रहा था, वैसे ही हमारे यहाँ कराची में गाड़ियों का है। तो इसको जो है देखना पड़ेगा और हुकूमत को सीरियस होना पड़ेगा। हमें जो है अगर रेवेन्यू बढ़ाना है तो सबसे ज़्यादा आपको तवज्जो कराची के ऊपर देनी होगी, क्योंकि कराची जो है यहीं से आप रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। 5.8 ट्रिलियन का टारगेट जो है कराची अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करने की सलाहियत रखता है, और कराची जो है उसको आपको अचीव करके भी दिखाएगा। लेकिन उसके साथ आपको कराची में रहने वाले कारोबार करने वालों को जो मायूसी फैल रही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब होने की वजह से उसको दूर करना पड़ेगा। सूबाई हुकूमत की और वफाकी हुकूमत की दोनों की जिम्मेदारी है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स अगर जा रही हैं तो वफाक को जा रही हैं, और सूबा अगर 95% कराची से टैक्स ले रहा है तो सूबे की भी जिम्मेदारी है। हमें अब जो है वादों के सौदे नहीं करने, हमें फ्यूचर ट्रेडिंग में नहीं जाना। हमने काफ़ी सालों से देखा है कि हमें मुख्तलिफ पैकेजेस अनाउंस होते हैं लेकिन काम नहीं हुआ। उसके ऊपर आप काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। आज जो हमारा पाकिस्तान का जो इकनॉमिक सिनेरियो देख रहे हैं आप, कि जहाँ पर आपका जो है ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है और आपकी एक्सपोर्ट्स जो है इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही, जो कि बढ़नी चाहिए लेकिन फिर भी उसके हिसाब से बहुत कम बढ़ रही हैं। तो हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए तो खसूसी तवज्जो देनी होगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। फिर साथ में जो आपके सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी और गैस के इश्यूज़ ना हो। ये कुछ अर्सा से अब कराची जो है इसके ऊपर भी बड़े इंडस्ट्री जो है वो फेस कर रही है। और आपने देखा कि यहाँ एक और आपको मैं बताऊँ कि कराची में रात जो है 11 बजे से सुबह 7 बजे तक जो है वो हैवी ट्रांसपोर्ट जो चलती है, जो आपके कार्गो एक्सपोर्ट के कार्गो पोर्ट तक लेके जाते हैं। तो दुनिया में अगर आप देखें, मैं मिसाल आपको बांग्लादेश की भी देता हूँ, वहाँ तो 24 आवर्स जो होता है, और वहाँ पे डिस्पाइट इसके कि अगर कोई स्ट्राइक या प्रोटेस्ट हो रहा है तो लोग उसको रास्ता देते हैं, तभी जाके एक्सपोर्ट वो इतनी हमसे ज़्यादा कर रहा है। तो हमारे यहाँ तो ये सिस्टम भी अभी तक डेवलप नहीं हुआ। तो हमें सूबाई हुकूमत को और ख़ुसूसी तौर पे फेडरल हुकूमत को भी तवज्जो देनी होगी। तो कराची में बेशुमार मसले आ गए। वेस्ट का अगर आप देखें कि कचरा जगह जगह फैला हुआ है, बढ़ता आ रहा है इतना का, कोई उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है।
दुनिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से होती है और उसके ज़रिए से वो सेग्रीगेशन करके ना सिर्फ ज़र मुबादला कमाते हैं, बल्कि जो आपका जो है इसको जला के और 24 आवर्स अगर उसको 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जलाया जाए तो उससे बिजली पैदा की जाती है। अभी हालिया दिनों में हमने सुना है कि कुछ छोटे बहुत जो है कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, केई भी आ रही है, कोई प्राइवेट कंपनी भी आ रही है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। 3 करोड़ की आबादी में आपके पास जो है फायर ब्रिगेड का सिस्टम जो है वो नहीं है। आपके जो 21 सिर्फ फायर ब्रिगेड के स्टेशन हैं जो आई थिंक या तो कॉलोनियल टाइम के लगे होंगे या 60s से होंगे। उसके बाद से आबादी 2.5 से 3 करोड़ की होगी। हालिया दिनों में आपने देखा कि आग के वाक़यात सामने आए हो, कराची में कोई 3000 के करीब सालाना वाक़यात आते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास फायर का भी सिस्टम नहीं है। वफाकी हुकूमत ने कोई 52-53 करीब गाड़ियाँ दी थी, लेकिन वो सब गाड़ियां खड़ी हैं। उन गाड़ियों का क्या फ़ायदा उसको, वो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी कबाड़ बन जाए, उसके लिए ड्राइवर ही हायर नहीं किए गए। अच्छा, आपके पास फायर फाइटर भी काफ़ी नहीं है। इसमें शमसुल इस्लाम साहब, आपको एक फायर स्टेशन होना चाहिए। हुकूमत कह रही है कि जो ग्रीन लाइन बसें हैं, कैसे कराची ये जो ग्रीन लाइन बसें हैं इसके लिए भी हायरिंग हो रही है और सर्कुलर रेलवे की भी बात हो रही है। और इसके साथ साथ ये जो सफाई का आपने इशू रेस किया, इस पे भी बात हो रही है। आपके ख्याल में किसी हद तक तो काबिल इत्मीनान है कि अब वफाकी हुकूमत ने अमली तौर पर इसमें हिस्सा लेना शुरू किया है? जी बिल्कुल, देखें जी, हम लोग क्योंकि कारोबारी लोग हैं, हमारा सियासत से तो वास्ता नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जो भी हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जो हमें प्रॉब्लम आ रही हैं, वो सॉल्व करें और हम उसके बाद आपको जो है टैक्स कमा के देंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ा के देंगे। तो ये इत्मीनान की बात है कि वफाकी हुकूमत ने भी अब तवज्जो इसके ऊपर दी है। इसके ऊपर हमें बड़ा सीरियसली काम करना पड़ेगा। अब 18th अमेंडमेंट भी है, उसके बावजूद आपको कोई हल निकालना पड़ेगा, या आप बैठ के इनको, क्योंकि जब तक आपकी हारमोनी नहीं होती सूबे की और वफाक की, तो काम जो है उसकी तकलीफ हमें पहुंचती है, हम सफ़र करते हैं उससे कि यहाँ पर कोई काम नहीं हो पा रहा होता। तो हमें ये देखना होगा कि कैसे बैठ के काम करेंगे। और यहाँ तो कराची को तो मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर आप और सूबे नहीं बना सकते तो इसको कम से कम इंटरनेशनल सिटी का स्टेटस दो, क्योंकि कराची ही पाकिस्तान को चला रहा है। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, ये मिनी पाकिस्तान है। पूरे पाकिस्तान से जो है हर कौम के लोग यहाँ पर आते हैं, अपना रोज़गार कमाते हैं, ये तकदीरें लोगों की बदल देता है, लेकिन इसकी तकदीर अभी तक नहीं बदली गई। कराची जो है मुसलसल जो एक ऐसा शहर बना दिया गया कि एक यतीम ऑर्फन शहर है। यहाँ पर आपने कोई प्रॉपर काम नहीं किया। आप इंडस्ट्री का देखें तो इंडस्ट्री वाले जो है वो परेशान है कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ तक पहुँचने के रास्ते नहीं हैं। तो ये कब होगा? हम तो ये राह देख रहे हैं कि हम, अल्लाह करे कि वफाकी हुकूमत इस पर कुछ काम करे ताकि आपकी जो है कराची का जो है बेहतर अर्निंग हो सके, क्योंकि प्रोडक्टिविटी जो है वो तभी आती है जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्मूथ हो, आपको पीस ऑफ माइंड हो। जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको ये एहसास है, कंपनी ना हो कि हम इतने टैक्सेस देने के बावजूद जो है हमें जो है बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिल रही। हमारे यहाँ सेवरेज का प्रॉपर इंतजाम नहीं है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। हेल्थ का अगर देखें, यूनिवर्सिटी अगर आपको मैं बताऊँ कराची में को आपके पास सरकारी 2 ही तो यूनिवर्सिटियां हैं। अभी तक तो आपके पास कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं आई। अपने हॉस्पिटल देखें तो आपके पास वो भी कोई ऐसा नहीं आ रहा। सही है। शम्स, तो ये अभी कराची को ये जो है आपने अगर जो एक पाकिस्तान की मईशत का आउटलुक है तो फिर उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये जो महासिल हुए हैं रवा माली साल के 2 माह के अंदर, एक तो रिकॉर्ड टैक्स जमा हुआ, अगरचे कि इसमें आधा तकरीबन इंपोर्ट बेस्ड है, लेकिन आपको लगता है कि आगे चल के, एक तो शौकत तरीन साहब भी कहते हैं कि वो जो 5.8 ट्रिलियन का जो एक टारगेट है वो भी पूरा हो जाएगा, वो उम्मीद से हैं। और दूसरी बात यह है कि जो अहम मामला है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो और बेहतरी होगी आपके ख्याल में? बिल्कुल, देखें जी, अब मैं तो ये कहता हूँ कि रेवेन्यू आपका पूरा हो सकता है, लेकिन हमें वो इक्वेशन भी ठीक करनी चाहिए। इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर ही आपका सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है। अगर आप देखें, आपका जो है एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपका जो रिटेल होलसेल सेक्टर है, उनके जो है टैक्स का कंट्रीब्यूशन इतना नहीं आ रहा। हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी होगी ताकि ज़्यादा जो बोझ इंडस्ट्री पे ना पड़े, उसको आपको बांटना होगा और आपको प्रॉपर उसको टैक्स के लिए कुछ काम करने के लिए, ये जो बाज़ औक़ात FBR की तरफ से जो आ जाते हैं, नोटिस आ जाते हैं, बयानात आ जाते हैं, इसकी बजाय आपको ट्रेड बॉडीज़ को, चैम्बर्स को, एसोसिएशन को एतमाद में लेके और एक आपको टैक्स का कल्चर डेवलप करना है। और जब आप कल्चर डेवलप करोगे तो आपका जो टैक्स, आज आपने कहा कि 160 अरब की आपके पास टारगेट से ज़्यादा आया, तो आइंदा आपको और ज़्यादा आएगा। मैं तो कहता हूं कि आपका जो महीने में कोई 500 अरब से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप उसकी लेवल जो है वो स्मूथ कर दें, उनको टैक्स पेयर को ये खौफ नहीं हो और उनका इंटरेक्शन जो है
FBR के लोगों से वो नहीं हो, उनको नोटिस जो अननेसेसरी आ रहे हैं वो हमारा टाइम कंज्यूम कर जाती है। दुनिया में ये होता है कि टैक्स पेयर जो है वो काम अपना 24 आवर्स बिजनेस अपना कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको इस किस्म के इश्यूज नहीं आते जो यहाँ पाकिस्तान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो ट्रेडर है या टैक्स पेयर है, उसको आ रहे हैं। तो हमें उनको पीस ऑफ माइंड देना होगा जिससे ये मल्टीप्लाई हो सकता है। मैं समझता हूँ कि 5.8 ट्रिलियन का आपको 6 ट्रिलियन तक आप अर्न कर ले आ सकते हैं जब आप एसोसिएशंस को ऑन बोर्ड लोगे। आपका 55% से ज़्यादा, बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि इंपोर्ट से आपका 55% से ज़्यादा जो है टैक्स इकट्ठा हुआ है। और मुझे तो ये लग रहा है कि जो अब ये इंपोर्ट्स को बढ़ा के रेवेन्यू पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें FBR को देखना पड़ेगा कि जब आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है, क्योंकि एक्सपोर्ट उस स्पेस पे नहीं आई जितनी इंपोर्ट तेज़ी से बढ़ी है, तो उसको आपको देख के आप काम करना पड़ेगा और आपको वो एवेन्यूज़ जो दूसरे नए हैं जहां आपने अभी तक रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए काम नहीं किया उसको करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो FBR है वो उन्हीं लोगों को जो टैक्स नेट में उनको नोटिस करता है। आपके पास डेटा है या नादरा का, आप उसको इफेक्टिवली यूज़ करो और उसके बाद ट्रांजैक्शंस आपके सामने आ जाती हैं। अब CNIC कार्ड को अगर आप NTN नंबर बना देते हो तो इससे भी आपकी बेहतरी आएगी, लेकिन आपको हरासमेंट क्रिएट नहीं करनी। जब आप हरासमेंट करते हो कि जो बिजनेसमैन हैं, जो टैक्स पेयर हैं, वो दे आर जस्ट लाइक बर्ड्स, कि उनको अगर आप दाना दिखाओगे, उनको कुछ फैसिलिटेट करोगे, एक रिस्पेक्ट दोगे, तो फिर वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देंगे। लेकिन जहाँ जहाँ हरासमेंट होती है तो फिर वो इन्वेस्टमेंट करने से हाथ रोक लेता है। इस वक्त हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, हमारी एक्सपोर्ट भी कई सालों के बाद बढ़ी है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। साथ ही आपका रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो गया जो माजी में इतना नहीं हुआ था। दो कि ये रेवेन्यू कलेक्शन जितना भी हुआ है, अगर आप डॉलर की टर्म में देखें तो वहाँ पर आपकी थोड़ी कमी आई, हमें और बढ़ाया जा सकता है। हमें फैसिलिटेट करना है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भी करना है, लेकिन बैलेंस लेके चलना है। और साथ ही हमें ये जो एक खौफ मचाया जाता है ना कि जी आपकी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं, तो ये खौफ ख़त्म करना होगा, क्योंकि आपकी जब इकोनॉमी चलती है, जब डिमांड बढ़ती है, आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, एक्सपेंशन होता है, तो फिर इंपोर्ट्स बढ़ती हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक नज़र रखनी है कि आप उसको प्रॉपर जो है इस तरह से रेगुलेट करें कि आपके पास हर चीज़ के डेटा आ रहा हो, कहीं ज़्यादा अननेसेसरी इंपोर्ट्स किसी चीज़ की ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो इंपोर्ट्स हो रही हैं वो किसी नेबरिंग कंट्री को तो नहीं फीड कर रही। अगर हम बहुत ज़्यादा दालें इंपोर्ट कर रहे हैं या ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं स्मगल होकर तो नहीं जा रहा, क्योंकि उसका बोझ पाकिस्तान के पास आ रहा है। और ना सिर्फ आपके रेवेन्यू पे उसका फॉरेन एक्सचेंज में पड़ता है, बल्कि आपका जो है डोमेस्टिक इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, जो सबसे बड़ा सरदर्द है इस हुकूमत का, वो भी इसी वजह से बढ़ता है कि जहां आपके जो है दूसरे इलाकों में आपकी स्मगलिंग करी जाए। जो हैरेसमेंट होती है वो हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए या पाकिस्तान में जो भी सरमायाकारी कर रहा है। और शौकत तरीन जो वज़ीर ख़जाना है उन्होंने बारहा ये कहा था कि ये जो एक हैरेसमेंट का सिलसिला होता है, तंग करना लोगों को, ये हर सूरत FBR से ख़त्म किया जाएगा। और बहरहाल पाकिस्तान की मईशत की जो इस वक्त समत है वो दुरुस्त जानिब दिखाई देती है। बहरहाल इंपोर्टर और एक्सपोर्ट के दरमियान भी बैलेंस को कायम रखना है, ये इंतहाई ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम खान साहब, आपने हमें इस गुफ्तगू में ज्वाइन किया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम सच के साथ से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।